हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं साइको की। साइको के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं इस सीरीज़ के साथ जो ओल्ड पेपर आपके हुए हैं। तो ये आज के जो क्वेश्चन हैं ये पूरे हैं आरटेट 2011 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पिछले सालों के 40% आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। 40 से 50% आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर उनसे कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर आपको नए पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ओल्ड पेपर यदि आपने अच्छे से कर लिए तो आप 40 से 50% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीट एग्ज़ाम या अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, आप ओल्ड पेपर सॉल्व कर चुके हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन है जो आप तैयारी कर रहे हो 23 और 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम है उसकी, या फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की, तो आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है, नहीं जहाँ पर आ जाता है उसको अंडरलाइन करना है या उसके ऊपर सर्कल कर देना है, क्योंकि इसको जल्दीबाजी में आप नहीं पढ़ पाते हो और इसके कारण क्वेश्चन को अच्छे से ना देखकर जो टिक आप सही जानते हुए भी गलत लगा देते हो, इसलिए आपको सबसे पहले करना है सर्कल। अब इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो जैसा कि आपने विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो हमने एक वीडियो बनाया है, उससे आपका डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, उसे आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। विकास के बारे में ये कथन गलत है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आप जानते हो बालक का विकास क्या होता है, सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट से सामान्य, लेकिन सही होता है सामान्य पहले आएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे वो किसी भी चीज़ को करने लगता है, फैमिली मेम्बर्स के नाम लेता है, तो सबसे पहले वो सबको किसी एक नाम से ही बोलता है, पापा के नाम से बोल सकता है क्योंकि सबसे इजी उसको वही लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो सबके अलग अलग नाम लेकर बोलने लगता है। या किसी भी जो बालक का विकास है वो किसी एक अंग का नहीं होगा, सबसे पहले संपूर्ण शरीर का विकास होता है, फिर उसके बाद में उसके सभी जो अंग हैं, हाथ, पैर, मुंह, वो डिवाइड होते हैं। हाथ का विकास हो जाता है तो हाथ में फिर उंगलियों का विकास होता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सबसे पहले विकास सामान्य होता है, उसके बाद में विशिष्ट विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ये रिपीट होते हैं। आप देख लीजिए कितने भी क्वेश्चंस जो भी पेपर हैं आपके आज से पहले जितने भी हुए हैं उनके अंदर इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। 40 से 50% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी के अंदर, आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। इन पेपरों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क, सी 2 से 7 वर्ष और डी है जन्म से 2 वर्ष तक। यदि आपको आता है आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाए आपको भी। इसका राइट आंसर होगा 7 से 12 वर्ष, क्योंकि जिन प्याजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किनके द्वारा बताई गई थी ये बात, जिन प्याजे के द्वारा। जिन प्याजे ने बताया था
संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कितना बताया था? 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष बताया गया था। के अनुसार जो बच्चा होता है वो मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। तो वो क्या करता है? अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जो मानव का विकास है, जो आपको ऑप्शन के अंदर 2 चीज़ें मिलने वाली हैं, उनमें से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक व अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण का। सबसे उपयुक्त आंसर इसका ये होने वाला है, वंशक्रम और वातावरण। मानव विकास जो होता है वो क्या होता है? वंशक्रम और वातावरण के योगदान का परिणाम है। लैंडिस के अनुसार यदि जो वंशक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, किसके अनुसार? लैंडिस के अनुसार। लैंडिस के अनुसार जो वंशक्रम हमें क्या करता है? विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि बोला जाता है जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रहता है उसका विकास उसी प्रकार का होता है, और वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है? आपको किसके अनुसार बताना है? पियाजे के अनुसार बताना है जो बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है। सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार कौन राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, क्योंकि जिन पियाजे के अनुसार किसी भी बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए बच्चों को सम्मिलित करना। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। करते हुए यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कक्षा में चर्चा करना। कक्षा में चर्चा करना। इसके बाद में सेकंड है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, और सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और डी है अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। आपको इस प्रकार आंसर देना है जैसे आप किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। 23-24 जुलाई का ये डेट है, और उस दिन यदि आपके क्वेश्चन आ जाते तो आप कौन सा आंसर सही लगाते, किस में सर्कल करते, उसी अनुसार आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके और आपको क्वेश्चंस भी याद रहेंगे और काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा जो अनुशिक्षण होता है। जो विशेष शिक्षण व्यू रचना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस बच्चे जो होते हैं वो परस्पर क्रियाओं के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। सहकारी अधिगम में क्या होगा? सहपाठियों द्वारा ही अनुशिक्षण कराया जाएगा। सहपाठी जो होते हैं उनके द्वारा ही चीज़ें एक दूसरे को बताई जाएंगी, तो उनसे बच्चे क्या है जल्दी गेन करते हैं, जल्दी सीखते हैं कि किस तरीके से किसी एक बच्चे ने किसी बात को गेन करी है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि इस तरीके से इसको पढ़ा जाए या समझा जाए तो जल्दी सीख सकते हैं। इस कारण तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता
है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन 2011 के हम बता चुके हैं। 2011 का जो आपका आरटेट हुआ था, आरटेट नाम से हुआ था 2011, उसके ये क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपको सिलेबस कुछ इसी प्रकार का मिला है, तो हो सकता है इन क्वेश्चन से आपकी काफ़ी हेल्प हो। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सृजनशील बालकों की। और इसका राइट आंसर सी क्यों होगा? क्योंकि आइजैक के अनुसार सृजनशील बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं, जिस कारण ये क्या करते हैं, ऐसे बालक समस्या के अर्थ को जानने, वातावरण आदि के प्रति सजग रहते हैं। जो सृजनशील बालक हैं वो क्या होते हैं, वातावरण में उन समस्याओं को जानने के लिए सृजनशील रहते हैं। और ये बात किसने कही थी? आइजैक ने कही थी। ओके, इसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज जाने वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और सभी टीचर इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। खूंटी का मतलब होता है जो अपने कपड़े टांगने का हैंगर होता है, वो समझ सकते हो। पुराने मकानों में, पुरानी जो ओल्ड हवेलियाँ जो होती हैं गांव में, उनके अंदर एक खूंटी होती है, तो वो टांगने की होती है। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, श्रृंखलागत अधिगम का। क्योंकि जो भी ये उदाहरण दिए गए हैं पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये उदाहरण में लड़की द्वारा सीखी गई बात क्या होती है, श्रृंखलागत अधिगम की ओर इशारा करती है। एक बार उसको जो बात सिखा दी वो उसने परमानेंट ग्रहण कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी प्रतिद्वंद्विता, सी पुरस्कार एवं दंड, डी परिणाम का ज्ञान, और ई इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था जैसे ए एंड बी, बी एंड सी, इस प्रकार जो आपके इनमें से मिलाना था। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पर ए बी सी और फोर्थ ऑप्शन था ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो इनमें इतना स्पेस नहीं था कि हम इस प्रकार ऑप्शन बना सकें, इसलिए हमने राइट आंसर को ही चुन लिया। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि इसमें वातावरण के वे सभी तत्व जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा साथ ही उद्दीपक का कार्य करते हैं, उन्हें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। यह आपको पता होगा, जो उत्तेजित करते हैं, किसी भी कार्य को करने को प्रेरित करते हैं, उनमें बाह्य अभिप्रेरणा को समावेशित किया जाता है। प्रश्न में दिए गए जो सभी तत्व हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, क्योंकि प्रशंसा यदि आप किसी की करोगे या दोषारोपण करोगे तो वो क्या है? अभिप्रेरणा है, उसको प्रेरित करती है। प्रतिद्वंद्विता क्या अभिप्रेरित करती है? पुरस्कार और दंड दोगे तो भी उसको अभिप्रेरणा मिलेगी। और परिणाम का ज्ञान, ये भी एक अभिप्रेरणा की ओर इशारा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर ए बी सी और डी ये सभी इसके सही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यानी कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, एक खुद प्रत्यक्ष अनुभव लेकर भी नहीं सीख रहा है, लेकिन दूसरे उस व्यवहार को किस प्रकार कर रहे हैं उनको देखकर सीखता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक अधिगम, बी अनुबंध, सी प्रायोगिक अधिगम, और डी है आकस्मिक
अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम। यानी कि वो खुद क्या करता है, जो समाज में क्रियाएं हो रही हैं, जिनको समाज में लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, उनके तरीके, तौर तरीके, वातावरण, चाल चलन, बोल भाषा, उनसे वो उस चीज़ों को जल्दी सीखता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आपको डेली जो ओल्ड पेपर हैं, 2011 का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट पेपर लेंगे। सभी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी के भी मिलने वाले हैं, एसएस के भी मिलने वाले हैं, साइंस के भी मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए, भागने की प्रवृत्ति होना, बी, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार, और डी, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या हो सकता है? अवधान संबंधी बाधा हो सकती है या विकार हो सकता है। अवधान संबंधी बाधा क्या हो सकती है? शारीरिक या मानसिक विकास अधिगम की गति को क्या कर देता है? धीमा कर देता है, जो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। जो आपके इसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में से कोई भी एक अधिगम की जो गति है इसको प्रभावित करते हैं, उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ या मानसिक विकास नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? अधिगम की गति को प्रभावित करेंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। इस प्रकार 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको अधिक क्वेश्चन मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, या सभी क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।